हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। आज आप सभी को ट्रिपल सी का अर्धशतक यानी कि पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट मिलने वाला है और ये सभी 50 प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी क्लास को करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको पूरा करना है। और अंत में इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कैसे पीडीएफ मिलेगा इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी भाई क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन, ये टॉप 50 प्रश्न आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले आप लोग शेयर करो क्लास को ताकि और भी बच्चे आ जाएं। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और ये सभी मॉक टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कल जो आपको हमने 100 क्वेश्चन की क्लास दी थी उसका पीडीएफ भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया था। कैसे उसको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ से ट्रिपल सी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कल की क्लास हुई थी उसका पीडीएफ यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ट्रिपल सी ऑनलाइन एग्जाम ट्रिपल सी टॉप 100 क्वेश्चन इन हिंदी पीडीएफ डाउनलोड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे पूछते हैं सर कैसे मुझे डाउनलोड करना है, तो आप बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कल की क्लास थी और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए भी गए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके डाउनलोड करना चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो आपको सबसे नीचे लास्ट में जाना है। तो सबसे नीचे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा। चलिए यहाँ पर जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, तो ये रहा डाउनलोड करने का ऑप्शन। ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो रहा है और बहुत ही इजीली ये सभी 100 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कल की क्लास के, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको आराम से इस बटन से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से अपने जो मॉक टेस्ट हैं उनको भी करते रहिए। और चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के इस क्लास की। तो आज का सबसे पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई, 50 में कितना स्कोर करेंगे? 50 का। चलो देखते हैं कौन कौन बच्चे 50 में 50 का स्कोर करते हैं आज की इस क्लास में। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको आंसर भेजना है। कौन सा हो जाएगा सही जवाब? तो ध्यान से समझना है, यहां पर पहला ऑप्शन ही करेक्ट है आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन भाई सेकंड आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अब आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए पूछा क्या है, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है। बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है? कंप्यूटर, एजुकेशन, आईटी गैजेट्स या सभी? तो यहां पर आपका ऑप्शन सी है आईटी गैजेट्स। ठीक है, आईटी गैजेट्स ध्यान रखना है। आईटी गैजेट्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपका स्मार्ट वॉच होता है, तो इस प्रकार के जो जैसे आपका ड्रोन कैमरा हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आईटी गैजेट्स के एग्जाम्पल है। यहां पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, और यहां पर पूछा गया है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपसे प्रथम जनरेशन में पूछ लेंगे, कई बार सेकेंड जनरेशन में पूछ लेंगे, कई बार थर्ड में पूछ लेते हैं और यहाँ पर वर्तमान में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ULSI। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछें प्रथम जनरेशन में तो यहाँ पर प्रथम का हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड का हो जाएगा ट्रांजिस्टर, थर्ड का हो जाएगा IC और फोर्थ का हो जाएगा VL, ठीक है, SI और फिफ्थ का हो जाएगा यानी कि पांचवी या फिर आपकी वर्तमान का हो जाएगा ULSI। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए 1 EB यानी कि एक्साबाइट बराबर है किसके? 1 EB किसके बराबर है?
1 EB किसके बराबर होता है, तो यहां पर हो जाएगा 1024 PB। ठीक है, 1 EB बराबर होता है 1024 PB। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहां पर आपसे पूछा गया है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर, आपको आंसर करना है। 6 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का सही जवाब क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा बाइनरी अंक सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है बाइनरी अंक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, और यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। कौन सा इनपुट भी है और आउटपुट भी है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम या मॉनिटर, इसमें से कौन सा हो जाएगा। और जो भी बच्चे देख रहे हैं भाई, आप लोग सबसे पहले तो क्लास को लाइक करो और उसके बाद शेयर करो। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। सभी बच्चे लाइक और शेयर क्लास को जरूर किया करो। यहां पर सी हो जाएगा आपका मॉडेम। मॉडेम क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करता है। क्वेश्चन अगला पूछा गया है आपसे निम्न में कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब यहां पर नहीं लगा गया है, जिसमें भी नहीं दिया हो थोड़ा सा सावधानी से करना है उसको। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखिए, माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशीय पेन भी है जिसे लाइट पेन कहते हैं, जॉयस्टिक भी है, स्कैनर आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन। तो यहां पर ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा सही जवाब है, तो यहां पर पहला ही ऑप्शन राइट है आपका, 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है निम्न में किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है। मीन्स अगर आप स्लाइड की एक डुप्लीकेट कॉपी को बनाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपके पास एक स्लाइड है, अगर इसी स्लाइड की एक और डुप्लीकेट आप यहां पर चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे। तो इसके लिए कंट्रोल डी इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल डी जैसे ही दबाएंगे तो इसी का डुप्लीकेट नीचे आ जाएगा। अगर और डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे तो फिर से एक नया डुप्लीकेट बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला अब आपके स्क्रीन पर है और यहां पर पूछा गया है यूटीआर कितने डिजिट का होता है। ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार पढ़ाया है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर बार पूछा ही जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, इसलिए हमने इसको कई बार अपनी क्लास में शामिल किया है। यूटीआर कितने डिजिट का होता है और यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हो जाएगा बी, यूटीआर 22 यानी कि 22 डिजिट का होता है। और इसका फुल फॉर्म पूछे तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है इसका पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है। एक चीज यहां पर आपको और ध्यान रखनी है, जो आपका यूटीआर होता है ये एनईएफटी में जो यूटीआर है वो 16 डिजिट का होता है। ठीक है, और आरटीजीएस में जो यूटीआर होता है वो आपका 22 यानी कि 22 डिजिट का होता है। तो एक बात आपको समझने वाली है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ अभी आपने इसमें देखा था, इसमें जो ऑप्शन दिया था आपका, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, यूटीआर यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया था इसमें केवल 22 ही दिया गया था। अगर कहीं ऐसा ऑप्शन दिखता है जिसमें 16 दिया गया है तो आप उसे भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 भी आपका सही है और 22 भी आपका सही है। बट ध्यान इतना रखना है, 16 जो होता है वो आपका एनईएफटी में होता है और एनईएफटी से जो एटीआर जनरेट होता है वो 16 डिजिट का होता है और आरटीजीएस से जो जनरेट होता है वो आपका 22 डिजिट का होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। तो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें पता ही होगा आपको किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। तो अभी आपने पढ़ा है आरटीजीएस में भी होता है और एनईएफटी में भी होता है। तो यहां पर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि आरटीजीएस में होता है और एनईएफटी दोनों में होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है और यहां पर सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, कंट्रोल एंटर से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन राइट है, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए प्रेस करेंगे। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल, जैसे कि कई सारी सेल हैं, ऐसे करके ये आपकी सेल है। ठीक है, ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो स्प्रेडशीट में जो वर्तमान सेल है, मान यहाँ पे हमारा ए सेल है। ठीक है, इसके दाईं ओर जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, राइट एरो प्रेस करना होगा, टैब प्रेस करना होगा, दोनों या इसमें से कोई नहीं। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन सी है आपका, फिर ए और बी दोनों। हम चाहें तो राइट एरो जो आपके होते हैं, राइट एरो भी प्रेस कर सकते हैं, तो भी आप इस सेल से राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, या आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी आप टैब बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो राइट साइड में आप आ जाएंगे। ठीक है, एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। यहां पर फिलहाल हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपकी जो सेल होती हैं, इस सेल में आप यहां पर है, आपका कर्सर यहां पे है। ठीक है, या एक्टिव सेल आपकी ये वाली है, ये वाली सेल आपकी एक्टिव सेल है। और जब कभी भी आप टैब प्रेस करते हैं तो टैब से क्या होता है, हमेशा आपका कर्सर सेल के राइट दिशा में पहुंचता है, मींस कर्सर अब आपका यहां पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो हमेशा ये जो सेल होता है उसका जस्ट नीचे पहुंचता है। तो एंटर करने से हम सेल के नीचे जा सकते हैं, और अगर आप टैब दबाते हैं तो सेल के राइट में जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत में कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं। बताइए, भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं। यहां पे हो जाएगा 46। तो 46 आपका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन अगला पूछा गया है आपसे, यहां पर निम्न में नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है, कौन सा नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। एनईएफटी नहीं है, आरटीजीएस नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, या नन ऑफ दिस। तो नेट बैंक से संबंधित कौन सा नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहां पर आपको क्या बताना है, पूछा गया है लास्ट एडिटेड स्लाइड, और इसको नोट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की यहां पर आपको आंसर करनी है। ठीक हो, याद रखना है इसको। यहां पर हो जाएगा अल्ट शिफ्ट और F5। क्या हो जाएगा, अल्ट शिफ्ट और F5, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यहां पर क्या पूछा है, MAPI। ठीक है, MAPI का पूरा नाम आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है। MAPI का फुल फॉर्म होता है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, ध्यान रखना है, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है इसका पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है, चैट सर्वर, मेल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, या नन ऑफ दीज। सही जवाब पहला हो जाएगा, चैट सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। 20 में आपसे पूछा गया है पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है। पहली एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा इसमें से कौन सी है। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसे कहते हैं लिस्प, यानी कि यहां पर इसका लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग क्या है, पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको ध्यान रखना है। सही जवाब हो जाएगा लिस्ट प्रोसेसिंग। 21 में आपको बताना है, यहां पर पूछा गया है निम्न उपकरणों में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पे होगा किया जाता है। निम्न उपकरणों में कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग किया जाता है, कौन सा यहां पे सही जवाब है 21 का। तो याद रखना है, यहां पर हो जाएगा डी, न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, और यहां पर आपको क्या बताना है, प्रेजेंटेशन में
नई स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, शिफ्ट एम या शिफ्ट एन। 22 में आपका सही जवाब क्या है? प्रेजेंटेशन में अगर आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? कंट्रोल के साथ में एम दबाना होता है। कंट्रोल एम से आप एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर में स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर डैश रखा गया है। कंप्यूटर में जो स्टार्ट आइकन है, स्टार्ट बटन है, वो डेस्कटॉप पर डैश रखा गया है। मीन्स कहां पर रखा गया है? टूल बार पर रखा गया है, टास्क बार पर रखा गया है, स्क्रॉल बार पर रखा गया है, मेनू बार पर रखा गया। यहां पर एक पर भी लगा होगा ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए, तो कंप्यूटर में जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट आइकन है, उसे कहां पे रखा गया है? टास्क बार पे रखा गया है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, टास्क बार पर रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहां पर क्या पूछा है? यहां पर पूछा है आपसे एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, यानी कि एक साथ आप कई ईमेल को एक ही बार में डिलीट कर सकते हो। बहुत सारी ईमेल आप एक बार में मिटा सकते हो। सही है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आप एक साथ कई ईमेल को मिटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कई बार आपसे ये भी सवाल बनेगा कि आप जब किसी ईमेल को मिटा देते हो, डिलीट कर देते हो, तो डिलीट होने के बाद वो मेल कहां पर चला जाता है? क्या वो परमानेंट डिलीट हो जाता है या फिर कहां पर हो जाता है? सेव। या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि डिलीट किया हुआ मेल आप कहां से रिकवर कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं? तो याद रखना है, डिलीट किया हुआ मेल आप ट्रैश फोल्डर से रिकवर कर सकते हैं। और कहां चला जाता है भाई? तो डिलीट होकर के ट्रैश फोल्डर में ही चला जाता है। आप बाद में इसको ट्रैश फोल्डर से रिस्टोर भी कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि आपने जिस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ा है, जरूरी नहीं है कि सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए जैसा हमने लिख के दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इससे रिलेटेड पूछा जाता है हमेशा। और वही बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, अच्छी ग्रेड आती है। जो बच्चे समझदार होते हैं, यानी कि थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बच्चे केवल क्वेश्चन को रटने का प्रयास करते हैं, उन्हें बस क्वेश्चन करते जाइए, वो रटते जाएंगे। ऐसा फिर उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जरूरी थोड़ी होता है कि अगर आपने किसी की 100 क्वेश्चन की क्लास पढ़ी है और वो केवल 100 क्वेश्चन की क्लास पढ़ के ही सारे 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप लोग पूरी किताब पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी उसमें से क्वेश्चन आना मुश्किल हो जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन की क्लास देखने से या 200 की क्लास देखने से वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमने चीज़ों को समझ के पढ़ा है तो होता ये है कि उसमें से फिर कैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, हमें उसका आंसर पता होगा। अगर हम समझदार बच्चे हैं, अगर समझदारी से हमने पढ़ाई की है, तो हम बहुत ही आसानी से अपने सभी आंसर कर पाएंगे। पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना होता है, जो पढ़ाई होती है उसका नियम थोड़ा बदलना पड़ता है कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। पढ़ने में भी डिफरेंस है, पढ़ने का भी अपना अपना तरीका है कि कैसे पढ़ाई करते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम बहुत ही विस्तार से भी बताएंगे शायद तो बहुत ही लेसन ही बड़ा हो जाएगा। खैर, कभी बात करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करी जाती है, इन पॉइंटों पर भी हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमें अपना क्लास कराना है। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया, एक समय पर आप ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही है, आप मिटा सकते हैं एक बार में ही, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा मीनिंग को समझना है, और मीनिंग समझ में आ गया तो आप उसका जवाब जरूर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जा सकता है? एक स्लाइड है, जो स्लाइड शो हो रही है, उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्लाइड जो होती है वो कहां पर होती है? स्लाइड नाम से ही समझ जाओ कि ये बात हो रही है प्रेजेंटेशन की। किसकी हो रही है? प्रेजेंटेशन की हो रही है। और जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आप पढ़ेंगे वो लिब्रे ऑफिस का है, यानी कि लिब्रे ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए। तो लिब्रे ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन होता है वो इम्प्रेस होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सभी क्लास अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ पता होगा, है ना। बट एक दो क्लास देखने से क्या होता है कि बीच से आपको उतना समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि प्रेजेंटेशन ही ना पता हो, क्योंकि अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो प्रेजेंटेशन क्या होता है इसके बारे में ही नहीं पता है। तो आपको रेगुलर सही से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ समझ में आएगा। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? तो एस्केप की को दबाने से, ठीक है। अगर आप एस्केप की दबा देते हैं तो आपकी जो स्लाइड शो हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी।
चलिए 26 में क्या पूछा है, इनमें से क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रदान करता है। इनमें से क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रदान करता है। कंप्यूटर साइंस, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान या उपरोक्त सभी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है AI, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए अच्छा एक बात और बता दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक यानी कि फादर किसे कहा जाता है, बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है। 26 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं जॉन मैकार्थी। वेरी गुड। चलो भाई क्वेश्चन देखिए अगला 27 क्या कहता है, एक आवश्यक क्षेत्र जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध का केंद्र है, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध का केंद्र है। ये क्वेश्चन आपके साइबर सिक्योरिटी से हैं, तो यहां पर हो जाएगा सही जवाब नॉलेज इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, इस ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला पूछा गया है, निम्न उपकरणों में कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग किया जाता है। कला, डिजाइन, इनपुट या न्यूरल नेटवर्क। तो शायद अभी ये क्वेश्चन मुझे लगता आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आपको बताना है और यहां पर पूछा गया है 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। याद करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 रुपए के जो 2000 रुपए का नोट होता है उसका रंग पूछा गया है, कलर कैसा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैजेंटा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं। वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं। सही जवाब करना है भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो बच्चे अभी अभी आए हैं, सबसे पहले भाई आप लोग शेयर करो क्लास को, लाइक करो क्लास को, और चैनल पर जो भी साथी नए हैं तो आप सभी भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए आप लोग। यहां पर क्या पूछा है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा जो होता है उसे को क्या कहा जाता है। आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। तो देखिए प्रोसेस्ड डेटा मतलब जो डेटा प्रोसेस हो चुका है। अब प्रोसेस होने के बाद जो डेटा है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं, आउटपुट। अगर आउटपुट ना दिया होता, यहां पर इंफॉर्मेशन दिया होता, इंफॉर्मेशन दिया होता तो भी आपका सही जवाब था इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो आउटपुट होता है वही हमारा इंफॉर्मेशन होता है। और जो प्रोसेस हो जाता है यानी कि प्रोसेस्ड डेटा आप कह सकते हैं, प्रोसेस होने के बाद जो डेटा होता है वो आपका इंफॉर्मेशन या आउटपुट कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। 32 में आप लोग बताएंगे कंप्यूटर की क्षमता निम्न है, उच्च है, सीमित है या असीमित है। कैसी है कंप्यूटर की क्षमता। और जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है, कल जो हमने आपको 100 क्वेश्चन की क्लास दी है वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। उसको अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे जरूर देख लेना। ठीक है, वो 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। यहां भी बताइए क्या हो जाएगा 32 में, सीमित। कंप्यूटर की क्षमता कैसी है, तो सीमित है, यहां पर सी है आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। कौन सी संस्था ने भारत में विकसित जो परम कंप्यूटर है उसको बनाया है। तो यहां पर हो जाएगा सीडैक। सीडैक संस्था है जिसने क्या किया, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है। और पहला परम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, पहला सुपर कंप्यूटर है आपका परम 8000। ठीक है, इसको पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है भारत का, जिसको किसने बनाया, सीडैक ने इसको बनाया। चलिए अब बताइए 34 में www के आविष्कारक कौन हैं। www के आविष्कारक कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब करना है। कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सही जवाब होगा डी, टिम बर्नर्स ली। www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है और यहां पे पूछा गया है 35 में कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं,
हार्डवेयर कहते हैं, लॉजिक गेट या कंपाइलर, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा कंप्यूटर की भौतिक बनावट है हार्डवेयर, उसको हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताइए संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? पहला प्रोग्रामर संसार का कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस, जिन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, एडा लवलेस को। इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे यहां पर कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर की शब्दावली में जो इंफॉर्मेशन शब्द है, इस इंफॉर्मेशन का मतलब समझाना है। रॉ डेटा होता है, प्रोग्राम होता है, स्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा होता है, अक्षरांकीय डेटा होता है। तो अभी हमने आपको समझाया था, है ना, तो आप लोग बता सकते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पष्ट व उपयोगी रूप में जो डेटा होता है, स्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। जो रॉ डेटा होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एक तरीके से रॉ डेटा है जिसको हम प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब हम डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद में जो रिजल्ट होता है, यानी कि जो स्पष्ट व उपयोगी आपका डेटा होता है, वही हमारा इंफॉर्मेशन होता है। चलिए 38 में बताइए, माइक्रो कंप्यूटर ऑफिस के साथ साथ घरों में भी इस्तेमाल हो सकता है। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो ऑफिस के साथ साथ घरों में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो बिल्कुल सही है ना। और साइज के आधार पर अगर बात करें तो आपका सबसे छोटा यही है माइक्रो कंप्यूटर, सबसे छोटा यही है आपका माइक्रो कंप्यूटर साइज के आधार पर। इसके बाद में फिर क्या है? मिनी कंप्यूटर है, ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है? मिनी कंप्यूटर है। उसके बाद में फिर क्या है? मैन फ्रेम कंप्यूटर है, और इसके बाद में फिर क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखना है, पहला सबसे छोटा कंप्यूटर पूछा जाता है आपसे कि सबसे छोटा कंप्यूटर का नाम बताइए, तो सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, उससे फिर मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उससे बड़ा फिर आपका सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, डेटा को एकत्र करके उससे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। बताइए, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें कुछ रिजल्ट हो, उसका कुछ मीनिंग हो, तो अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन सी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एएलयू का मुख्य कार्य, प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रियाओं को करना है। जो आपका एएलयू होता है, जैसे आप बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसका मुख्य काम क्या होता है? गणितीय क्रियाओं को करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, और तार्किक क्रियाएं करता है। तार्किक मींस लॉजिकल गणनाएं करता है। तो बिल्कुल सही है, ये एएलयू आपका दोनों कार्य करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करता है, और आपकी जो तार्किक गणनाएं होती हैं, जो लॉजिकल गणनाएं होती हैं, यानी कि लॉजिकल कैलकुलेशन को भी ये करता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, पूछा गया है आईएसपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए भाई। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपसे क्या पूछा है? आईएमएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आपका सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है आपसे, आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से आपको। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ में मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला क्रिस। ध्यान रखना है, क्रिस नाम की कंपनी। अगला प्रश्न देखिए, डॉगलस सी इंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1977 में। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि आईसी का आविष्कार किसने किया,
तो बात बराबर है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोले या फिर आईसी बोले, है ना। तो यहां पर नाम बताना है भाई, आईसी का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन सी करेक्ट है, जेएस किल्बी ने आईसी का आविष्कार किया है। ध्यान रखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित यानी कि डिस्प्ले करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा गया है एनईएफटी से कम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? एनईएफटी से कम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? बताइए भाई, कौन सा यहां पे सही जवाब है? तो यहां पर कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, डी ऑप्शन सही है आपका, नो मिनिमम लिमिट। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। क्वेश्चन अगला देखिए, रीट्वीट क्या होता है? रीट्वीट करना किसे कहते हैं? आप लोग ट्वीट तो करते होंगे ना, ट्विटर तो चलाते ही होंगे, तो रीट्वीट किसे कहते हैं? ट्वीट करना या ट्वीट का रिप्लाई देना या किसी का ट्वीट शेयर करना या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए यहां पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रीट्वीट का मतलब क्या होता है? किसी का ट्वीट शेयर करना, किसी का ट्वीट जो होता है उसको शेयर करना ही रीट्वीट कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा है निम्न में किस सिंबल से फार्मूला स्टार्ट होता है? फार्मूला अगर आपको स्टार्ट करना है, फार्मूला अगर आपको लगाना है, तो कौन सा सिंबल आपको इस्तेमाल करना होता है? तो यहां पर पहला हो जाएगा इक्वल का सिंबल जो होता है, ये फार्मूला लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमें इक्वल का सिंबल यूज करना होता है, तभी हमारा फार्मूला आगे काम करता है। ठीक है, चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे। एनआईआईटी का पूरा नाम क्या होता है? आप लोगों को बताना है एनआईआईटी का पूरा नाम क्या होता है, और इसका सही जवाब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, बस आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहें आप अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल आईडी आप नोट कर लीजिएगा, info.cccbyfistudy@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप है 9452299436। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं, वहां पर भी क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। ठीक है, और इस पीडीएफ को भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cccbyfirst.com। यहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, और वहां से भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।